हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है सीआरओ के नेशनल पेज पे, कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पेज पे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही उम्दा टॉपिक है। हम सबसे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हम पैंडेमिक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स सीआरओ केयर का जो कैंपेन है उसके अंडर में पैंडेमिक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लगातार ये चौथा एपिसोड है हमारा, जिसमें लोगों को हम चाहते हैं हमारी तरफ से उनके केयर के लिए अलग अलग आयामों में, अलग अलग एक्सपेक्ट्स में उनको हम वो नॉलेज दे पाए जिससे वो अपनी केयर कर पाए। ये जो सीआरओ केयर का कैंपेन है, ये श्री नवीन शर्मा सर जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनके सानिध्य में ये स्टार्ट किया गया है और उनके गाइडेंस में हमने चौथा एपिसोड हम आपके बीच में लेके आने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड केयर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से डॉक्टर प्रीति पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि है साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर, न्यूरोलॉजी सेंटर एंड डॉक्टर्स लैब। सो मैम, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो ये शो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मैम आपका आज के शो में। जो थैंक यू सर्वेश। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा मैम कि जो ये प्रोग्राम सीआरओ केयर का जो हम कैंपेन चला रहे हैं, जो श्री नवीन शर्मा सर के सानिध्य में हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन ने, ये अभी हम हमारा लाइव जा रहा है हमारे ऑफिशियल पेज पे फेसबुक के कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये इस मुहिम के अंदर पैंडेमिक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के अंदर ही हमारा चौथा एपिसोड है। और जैसा कि आज का टॉपिक है मैम, अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड केयर। क्या ऐसा है मैम, ये अभी के समय पे जो चाइल्ड का मेंटल हेल्थ है, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, कैसा आपको क्या दिख रहा है समाज में, और किस एज से कम के बच्चों को आप चाइल्ड में काउंट करते हैं? ओके सर्वेश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। स्टार्टिंग में अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी हम ड्यूरिंग ये पेंडेमिक की बात करें तो जैसे अभी लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, या कहीं कहीं जगहों पे थर्ड वेव स्टार्ट भी हो चुका है। और थर्ड वेव में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है वो बच्चों की होने वाली है। ओके, तो तुमने पूछा कि अभी बच्चों का मेंटल हेल्थ का क्या इश्यूज है, क्या मतलब कैसे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या सफर कर रहे हैं। तो अभी देखो, जो सबसे बड़ी चीज पहले होती थी ना, कि जो उनकी जो एक समाज में आना जाना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, स्कूल में जाना, फ्रेंड्स लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता था। फिर स्कूल में गेम करना, और स्कूल में गेम करना, तरह तरह की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो पीजी चाहे वो प्ले ग्रुप का बच्चा हो या वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एट नाइन टेंथ ट्वेल्थ तक के बच्चों की बात कर लो। ठीक है, तो ये कोविड से कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी एज ग्रुप अछूता नहीं है। मतलब एक तरह से हर एज के बच्चों पे इसका बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ओके, जैसे अभी क्या है, अभी बच्चों का जो सारी चीजें बंद हो गई है, तो बच्चों में एक जो टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि बच्चे बहुत अब ना ज्यादा किसी का बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, बात बात में चिल्लाना, हाँ बात बात में मतलब हाइपर एक्टिव हो जाना। इवन पेरेंट्स से भी, जो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा रूडली बात करना। अब उनको लग रहा है कि ठीक है, अभी सब कुछ बंद कर दियो तो कम से कम हमको अपने मोबाइल से तो कांटेक्ट सबसे करने दो सारी चीजें। और एक जो इधर भी और जो केसेस देखने को मिल रहा है, वो पीटीएसडी का केस बहुत देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बच्चों में ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जब से ये कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ है, तो हम सबने कहीं ना कहीं किसी अपने को खोया है। और
अपने को खोने का असर जो परिवार में जो बड़े लोगों पे होता है, तो वो बच्चों पे भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं। फिर इतना ज्यादा जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो कोई अगर घर में कोविड का पेशेंट है तो उसके लिए आइसोलेशन करना, मेडिसिन का पैसे का इंतजाम करना, इंजेक्शन का इंतजाम करना, मतलब इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि बच्चों में ये पीटीएसडी के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है? बच्चे जैसे चौंक के उठते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लगते हैं, और अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रख लेते हैं लोगों से कि अब मुझे नहीं सुनना, अब मुझे, मतलब हमेशा एक चौकन्ना रहने का स्थिति। हाँ, उनके अंदर इस तरीके का फियर हो गया है। अगर मान लो कि उनके घर से 2-3 घर दूर या उनके एरिया में किसी को भी अगर कोविड से डेथ हो रहा है, तो उनको घबराहट, बेचैनी होने लग रही है। पेरेंट्स का जो मेंटल कंडीशन है, कहीं ना कहीं उस कंडीशन की वजह से बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे तो सोसाइटी से तो कट ही गए एक तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माता पिता से भी वो कटते जा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स में खुद ही इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते, बट जो भी सिचुएशन चल रहा है उसमें मजबूरी बस, जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि मैम हम कहाँ कहाँ ध्यान दें, हम अपने घर के पेशेंट को देखें कि हम बच्चे को देखें, और बाहर से किसी को बुलाना नहीं है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। दूसरी चीज, एक कॉमन जो मैं देख रही हूँ, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब बच्चे बेड पे टॉयलेट करने लग रहे हैं ड्यू टू फियर। हाँ, बेड पे टॉयलेट कर देना, और एंजाइटी के इश्यूज, मतलब उनका ना जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत टाइम अकेले स्पेंड करना। ठीक है, हम किसी के मन का नहीं सुनेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे, हम मूवीज देखेंगे, हम और एक चीज और है, मैं तुमसे बोलूंगी ना कि नशे की तरफ बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। बच्चे मतलब 10 इयर्स के बच्चे, 12 इयर्स के बच्चे स्मोक कर रहे हैं, ओके। कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर अपने फादर और रिलेटिव्स को इनडायरेक्टली वो देख रहे हैं बियर पीते हुए, तो ऐसे 3-4 कंप्लेंट्स मेरे पास आई कि बच्चे भी सेम कॉपी कर रहे हैं। अगर फादर घर में चिल्लाना शुरू कर रहा है, तो बच्चा भी उसी चीज को कर रहा है। यस। ओके मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि उनके पास बाहर जाने के लिए टाइम नहीं हो रहा है बच्चों के पास, तो एक एक अल्टरनेट पेरेंट्स हमेशा करते हैं, और ये आज के समय में मैंने बहुत देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा चिढ़ रहा है, रो रहा है, सबसे पहले तो आज के बच्चे सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं या रोते हैं मोबाइल हाथ में लेने के लिए, कि हमको आप अपना मोबाइल दे दीजिए। और जब चिढ़ रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि क्या करें, कैसे संभाले करने के चक्कर में उनके हाथ में मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में तो आजकल बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो यूट्यूब पे कौन सा वीडियो उनको देखना है वो तक जाके ढूंढ के प्ले करना स्टार्ट कर दे। मैम आपके घर में भी बच्चे हैं, एंड देखा है हम लोगों ने कि कैसे वो सारी चीजें कर रहे हैं, अपने वीडियोस ढूंढते हैं और उसी में मगन है। और फिर उसमें जो कंटेंट दिखाया जाता है वो उनके माइंड का प्रोग्रामिंग कर रहा है। सो इसको किस तरीके से देखते हैं, जो अभी के समय में बाहर ना निकलने की वजह से, बाहर खेलने कूदने का जो उनका टाइम नहीं मिला डिस्कनेक्ट होने की वजह से, जो वो मोबाइल से जुड़े हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी आपके पास ऐसे भी कुछ केसेस आए होंगे मैम? यस। ये क्वेश्चन भी बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है अभी, कि मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो सारे ऐसे भयावह सिचुएशंस में बिजी हो गए हैं, तो वो भी छोड़ दे रहे हैं बच्चों के कि जो मन में आए वो देखो। हाँ, तो आप जब YouTube खोलोगे ना, तो आप अपना चीज देखना चाहते हो, लेकिन जो उसमें ऐड आते हैं, वो ऐड, अब वो किस तरीके का ऐड उसमें आएगा, ये हम और आप नहीं जानते। ओके, तो एक प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ जो अभी हो रहा है, कि बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं बनारस में रहती हूँ, मैं यहाँ देख रही हूँ बच्चों को। और जैसे मूवीज का एड आता है,
हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मूवीज का, उसमें इतने ज्यादा अश्लील कंटेंट्स दिखा रहे हैं। पहले तो था कि चलो बच्चे कार्टून्स कैरेक्टर्स को देखते थे, सारी चीजें, लेकिन कहीं ना अब ये सारी चीजें भी, ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। एक फादर आए मेरे पास, और वो बच्चे का काउंसलिंग पहले से हमारे पास चलता था, तो उन्होंने वो दिखाया मोबाइल में कि मैम देखिए मेरा बच्चा क्या देख रहा है। तो हम यहाँ पे किसकी गलती माने? अभी मान लो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसको बीच में करके वो और सारे कंटेंट्स भी उसमें देखते रहते हैं। तो ये तो बहुत बुरी चीज हो गई है, और जो वो देखते हैं वो करना चाहते हैं। कोई अगर कार्टून कैरेक्टर को ले लो, अगर वो बच्चे दिन रात उसी को देख रहे हैं, तो वो उसकी सारी एक्टिविटीज को एसिमिलेट कर लेते हैं, आत्मसात करते हैं कि यस मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे पेरेंट्स को अब तो अवेयर हो जाना चाहिए, सिंस कि 3 इयर्स का बच्चा, हाँ 2.5 ईयर का बच्चा, कहाँ तक आपको उसको रामायण और महाभारत के पिक्चर्स, तस्वीरें दिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चा तस्वीरों से सीखता है। वो लिखना नहीं जानता, वो बहुत से बच्चे बोलना उस टाइम तक शुरू नहीं कर पाते, लेकिन पिक्चर्स उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, कलरफुल पिक्चर्स। तो मेरा आपके इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो 2 साल 3 साल से जो आप मोबाइल बच्चों को देते हो, पिक्चर्स दो, उनके रूम में कलरफुल पिक्चर्स लगाओ, और पिक्चर्स कार्टून से ज्यादा जो हमारे प्राचीन समय के जो रामायण महाभारत, उनमें इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे, इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज थी, वो आप अपने घर में कलरफुल पिक्चर्स लगाओ, बच्चों के साथ देखो, उनको स्टोरी बताओ कि हाँ ये श्री रामचंद्र जी हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे किया। और बच्चे अभी देखो जो सुपर हीरो करता है, हाँ कार्टून कैरेक्टर में जो वो सारे करते, कहीं उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हमारी स्टोरीज है। तो माता पिता को वो नरेट करने का, वो चीजें बताने का, मतलब एक होता है ना आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। पहले तक तो ये मान लो कि हम इसको अवॉइड करते थे, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है, इसमें तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग हर पेरेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है, कि इस समय में, इस पेंडेमिक के समय में हम अपने बच्चे के साथ कैसे रहें। और जब आपका बच्चा छोटा है, तभी से आप उसमें गुड हैबिट्स को बढ़ाना शुरू करें। आप अगर उनको अच्छे कैरेक्टर्स की स्टोरीज सुनाते हैं, इवन आप फिगर के माध्यम से उनको दिखाते हैं और एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो बच्चे अब उसको बहुत जल्दी अपने आप में एसिमिलेट करते हैं, और ये जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, अभी पेरेंट्स को भी ये ध्यान ध्यान देना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब ऑनलाइन क्लास में, अभी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो चलो मैम को, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, और वो टाइम तक कहीं ना कहीं पेरेंट्स में से किसी एक को बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। या तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिए, या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि आप जितना टाइम अपने बच्चे को अभी दोगे, जितना डेडिकेटेड होके करोगे, उतना वो बच्चा ग्रो करेगा, और उतना उसके पर्सोना में वो सारी चीजें दिखेंगी। अलग अलग कारणों से मैम, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, या जो बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट से सीख के घर में आते हैं, तो सोशल सोसाइटी का भी एक इफेक्ट पड़ता है, उनके फ्रेंड सर्कल का एक इफेक्ट पड़ता है। तो अलग अलग माध्यमों से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको मेंटली होते हैं, जो पेरेंट्स को समय के संग समझ में आता है। जैसे अभी आपने बोला कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, अपना जैसे जिन कैरेक्टर्स को वो एसिमिलेट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, वो उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह चीजें करते हैं, फिर उसी हिसाब से अपने घर वालों को ट्रीट भी करते हैं। तो किस किस तरह की बीमारियां होती हैं मैम मेंटली बच्चों को? अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो केसेस आए हैं, तो आपने किस किस तरीके की बीमारियां डायग्नोज की उनके माइंड में, कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती है? उन बीमारियों के नाम और थोड़े लक्षण बताएंगे तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि हाँ इनको ये देखो, हो सकता है। यस हाँ मैम। देखो, अभी अभी जो बहुत ज्यादा जो बच्चों में देखने में मिल रहा है, एक तो एडीएचडी मिल रहा है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब बच्चे को ना एक जगह आप बैठा नहीं पाओगे, उसका कंसंट्रेशन इतना खराब रहता है कि अगर वो 5 मिनट अगर उसको बोल दो कि आप चेयर पे बैठो, तो उसमें भी वो अपना हाथ ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो
वो अपने से ही तमाम प्रकार का वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा। कोई चीज लिया है तो उसको बजाएगा, पेन लिया है तो उसको पटक देगा, मतलब जो भी चीज है वो चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करेगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा। उसका अटेंशन इतना ज्यादा, उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन खराब रहता है, और हाइपर एक्टिव रहते हैं। वो तो किसी चीज पे फोकस तो है नहीं, साथ में वो हाइपर एक्टिव है। अगर वो दरवाजा बजा रहा है तो वो लगातार दरवाजा बजाएगा बजाएगा, वो खुद इरिटेट है, वो दूसरों को भी इरिटेट करेगा। तो अगर कहीं ना कहीं आपके बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। दूसरी चीज है ऑटिज्म। यस, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब वो लगातार नॉक कर रहा है, तो पेरेंट्स सुन के एकदम इरिटेट हो जाते हैं, वो उसके ऊपर डबल चिल्ला देते हैं ये, एग्जैक्टली। और वो इसको किसी तरीके के डिसऑर्डर या किसी तरीके के, जैसा आपने एडीएसडी बोला, तो उस तरीके की चीजें उनको तो नहीं पता है, वो इस बिहेवियर को भी नहीं जानते, उनको लगेगा कि वो इरिटेट कर रहा है और उसको, और वो फिर प्रताड़ना देते हैं। क्या ऐसे भी केसेस आपके सामने जिससे और सिचुएशन सीरियस हो गई हो मैम? यस, एक बच्चा था, उसको एडीएचडी का सिम्टम्स था, मतलब वो जब 5 साल का था तभी से उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन उनके घर वाले क्या बोलते थे कि ये बिगड़ गया है, इसको सबने बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग किया है, बच्चा बिगड़ गया है, इसको तो पीटो, इसको पीटना जरूरी है, इसको पनिश करना जरूरी है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा कि बच्चा एडीएचडी में आया, और एडीएचडी में आने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आजकल जो ये है कि माता पिता बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उनके साथ। और फिर शुरू से, मतलब बच्चा जब से होश नहीं संभालता है तब से उसको पढ़ाई का प्रेशर दे दिया जाता है। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद बच्चा बोर होने लगता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता ही नहीं, उसको बोलता है मैं मुझे नहीं करना। और आप जितना मारोगे, आप इस चीज को गारंटी ले लो कि आप जितना मारोगे एडीएचडी का सिम्टम्स उतना ही बढ़ेगा, जितना डांटोगे उतना ही बढ़ेगा। उसका एक एक उसका तरीका है, एक उसका तरीका है मनोचिकित्सा करने का, उसकी जांच होती है, जो जो उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सही करना पड़ता है। अगर बच्चे को, वो बच्चा क्या चीज ज्यादा करता है, उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को नोटिस करना और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें मैनेज करना। तो ये नहीं कहना है कि नहीं इसका मन बढ़ गया है या शरारत करता है, ये चीज ये करना ही नहीं चाहता। अभी तुम बार बार दरवाजा बजाओ तो तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा, तुम नहीं कर पाओगे। बच्चा बच्चा कैसे कर रहा है, उसके भी हाथ में दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी बार बार करता है। चलते चलते बच्चे दीवार पे मुक्का मारते हैं, तुमने देखा होगा, मारेंगे और इतना तेज मारेंगे, वो स्पेन के ऊपर चले गए हैं, उनको स्पेन का एहसास नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई और पेन चल रहा है। एक बच्चा एग्जैक्टली मैम। था, एक बच्चा था ऐसे ही, तो वो ऐसी ही सारी, वो ना जब टेबल पे बार बार अपना हाथ पटकता था, कोई भी चीज ले लेगा तो टेबल पे बार बार पटकेगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा डेप्थ में स्टडी किया गया तो था कि बच्चे को जब टाइम का जरूरत था, जब बच्चे को पैम्परिंग का जरूरत था, तब बच्चे को वो चीज मिली नहीं। और अब बच्चा क्यों करता है? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, देखो देखो मुझे अटेंशन चाहिए, मैं इसलिए बजा रहा हूँ कि कुछ चाहिए, और मैं, तुमने मुझे नहीं दिया, इरिटेट किया, अब मैं तुमको इरिटेट कर रहा हूँ, देखो। एक होता है ना कि अभी तुमको पता है, एक स्कूल में हम लोग गए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमारा रिसर्च था। तो जब हम स्कूल में गए तो हमने बच्चों से पूछा कि आपको बताओ कि रामायण में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो यू कांट इमेजिन, बच्चों ने कहा तो मुझे तो रावण बहुत अच्छा लगता है, क्या शानो शौकत से रहता है, उसके पास जो वो चाहे वो ले लेता है। और राम जी का क्या है, राम जी तो वन वन भटकते रहते हैं। तो हमें राम जी जैसा नहीं बनना, हमें तो रावण जी जैसा बनना है। सोचो, उनका एक जो नेगेटिव चीज लेने का है, वो क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे या बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटी दे दे तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इवन थॉट्स। पेरेंट्स को भी नहीं पता कि उनका बच्चा रावण के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा मानता है, तो जी। वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा।
वो रावण जैसा तो ईगो लेके आएगा ना, फिर वो बाहर जाएगा तो बोलेगा तुम, मुझे तो ये चीज चाहिए, तुमने कैसे बोल दिया मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। और फिर चाहिए तो वो निगेटिव एक्टिविटीज करेगा उस चीज को पाने के लिए। और एक और डिसऑर्डर ये का मैं नाम लूंगी, एक मिनट, एक डिसऑर्डर और है, उसको हम लोग ऑटिज्म बोलते हैं। मतलब जब बच्चा 3 साल का होता है तभी डायग्नोज हो जाता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मेन मतलब, इसको हिंदी में स्वलीनता बोलते हैं। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है कि बच्चों का जो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होता है, उनमें भाषा का अभाव होता है, फिर सोशल आइसोलेशन टेंडेंसीज होती है। मतलब कि वो लोगों से कट कट के रहते, वो अकेले घंटों बैठे रहेंगे, मतलब वो अपने आप में लीन रहेंगे, उनको और कोई नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरे देर से बोलने का कोशिश कर, मतलब वो 4 साल 5 साल 6 साल के हो जाएंगे तभी भी और बच्चों के कंपैरेटिवली उनका भाषा का विकास बहुत ही कम होगा। और उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। ये आजकल ये ऑटिज्म और एडीएचडी का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन कहीं ना पेरेंट्स अगर इसको शुरू से आइडेंटिफाई करे और फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग चले, तो वो काफी हद तक अपने बच्चे को सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूछा है कि क्या क्या जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ रही है बच्चों में इश्यूज, तो वो हेडेक है। हेडेक कॉमन हो गया है, स्ट्रेस हेडेक, फिर साइकोसोमेटिक सिम्टम्स विदाउट एनी रीजन वॉमिटिंग होना, डायरिया हो जाना, हाँ, ड्यू टू स्ट्रेस। हाँ, और एक 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 तरह का और है, बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हाँ, ओके। और बहुत बार बच्चे जैसे अनकॉन्शियस भी हो जा रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, वो बेहोशी की कंडीशन में घंटों रहते हैं। तो तो ये ये सारे इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये केसेस ऐसे हैं मैम जो इस समय पे आपने बच्चों के अंदर डायग्नोज किया है, उनके माइंड के लेवल या पे, या वो आते हैं, ऐसे यस, केसेस इस समय आ रहे हैं? यस, तो देखो यहाँ ऐसे सब केसेस में क्या होता है ना, कि आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है, और इसमें हम पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। पूरा एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसका फिजिकल जांच करना, और उसका जो मानसिक समस्या है उसका भी जांच करना, और फैमिली में कहाँ से वो सोर्सेज आ रहे हैं उसका भी। तो ये एक तरह से होलिस्टिक हो जाता है। हमें हर पॉइंट्स को, अगर जड़ में प्रॉब्लम है तो जड़ को हिलाना पड़ता है, और वहां से प्रॉब्लम खत्म करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर ये जितना डिले होता है प्रोसेस, उतना ज्यादा उसको सिम्टम्स को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ओके मैम, सोशल मीडिया के बारे में हमने बात किया, ऑनलाइन एजुकेशन की हमने बात किया। एक अगर अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई मैम, तो हमने बीमारियों के बारे में जाना, कैसे उनको डिजीज हो सकते हैं माइंड के लेवल पे, ठीक कैसे होंगे मैम? पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या दिखाना चाहिए? कैसे रखना चाहिए अपने बच्चों को? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए। तो मैं एक चीज बोलूंगी, जो मैं अभी तक अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, कि पेरेंटिंग मीन्स सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस आपका पेरेंटिंग इनकम्प्लीट है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल पेरेंट्स को अपना करियर डेवलप करना है, बच्चा दूसरों के भरोसे। गॉट इट? बच्चा एक मिनट दूसरों के मैम, भरोसे है। मैं इस वर्ड लेकिन को हाईलाइट करना चाहूंगा दर्शकों के सामने कि पेरेंटिंग का मतलब, सबसे पहला जो अभी प्रीति मैम ने बताया, वो है सेक्रीफाइस। एंड कहीं ना कहीं इस चीजों से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि आज के डेट में वो सेक्रीफाइस की जगह पेरेंट्स को अपने बच्चों से ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, बट रिटर्न में तुम हमें यस, ये करके दो। सो यस मैम। यस, देखो पेरेंटिंग, अभी जो हमने देखा, अभी तक जो भी देखा, 4 तरह के पेरेंटिंग देखा है। एक होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। मैं जो बोल रहा हूँ करो, तुम अपने मन से नहीं करोगे, मतलब ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, मेरे हिसाब से चलो। तो वो बच्चे के इमोशंस को नहीं समझते, बच्चा क्या बोल रहा है उसको नहीं समझते। उनको बस है कि मैं बोल के जा रहा हूँ कि तुम्हारा इतना टेबल याद होना चाहिए, या तुम्हें ये पोयम याद होना चाहिए, या इतने लेसन कंप्लीट होने चाहिए। और
तुम क्या कर रहे हो हमें तुमसे मतलब नहीं है, हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना है। तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। दूसरी पेरेंटिंग आती है आपकी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में क्या होता है, माता पिता बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, और सिंस चाइल्डहुड वो बच्चों से भी पूछते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। हाँ, वो बच्चों को शुरू से डिसीजन मेकर बनाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं बच्चों के अंदर। और आज के समय की जो डिमांड है वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की डिमांड है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग करना है। ओके, मतलब हमें हर कदम पे बच्चों से भी, अपना तो जो है वो है, बच्चों से हमें परामर्श लेना है, देखना है कि हमारा बच्चा इस चीज को कैसे सॉल्व करता है। हमें बच्चों के प्रायोरिटीज को पहले रखना है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या खाना है, यहाँ तक कि खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चीजों में बच्चों की राय जाननी है। तो अभी के समय में डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज द बेस्ट पेरेंटिंग। तीसरा आता है परमिसिव। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को बोलते जाने दो यार, इसको जो करना है करने दो, ये तो ठीक है ना, उससे भी उसका अच्छा होगा। लेकिन ये भी बहुत बुरा है परमिसिव पेरेंटिंग। मतलब आप छोड़ दो ना, बच्चा कुछ भी देखे, और जब बच्चा बड़ा होकर वही चीज करे तो लगाओ उसको। एग्जैक्टली, और लाइक चौथा जो, हाँ, जो बड़े होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स का फियर ही नहीं रह जाता और समाज का फियर ही नहीं रह जाता। क्योंकि एक बच्चे को अगर हाँ, अपने पेरेंट्स से डर रखता है तो समाज से भी थोड़ा डर लगता है, और समाज में भी वो फालतू की चीजें करने से बचता है। लेकिन अगर हाँ परमिसिव तो पेरेंटिंग में शायद हम जो ड्रग्स से लेके और इंडिपेंडेंटली गलत गलत आदतों में पड़ते हैं, तो आई थिंक परमिसिव पेरेंटिंग हो सकती है। आपका क्या सोचना है? परमिसिव पेरेंटिंग इज नॉट गुड पेरेंटिंग, ये बहुत हार्मफुल है। कि बच्चा जो चाहता है, बच्चा बोलता है कि मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, ठीक है खा लो। बच्चा भी बोलता है मुझे मोबाइल देखना है, ठीक है देख लो। बच्चा बोलता है मुझे टीवी देखना है, मुझे आज ये चीज चाहिए, तो पेरेंट्स के पास पैसे है, पेरेंट्स ला के देते हैं, ठीक है तुम ले लो ना, हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। और मतलब कि, और चौथा जो पेरेंटिंग होता है वो होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। हाँ, परमिसिव में क्या हुआ कि बच्चा जो चाहता है करने दो, ठीक। और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में क्या होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, वो क्या मांग रहा है, उससे इग्नोर, क्या सब चाहिए, इग्नोर। तो ये पेरेंट्स को इससे मतलब नहीं है, वो हर चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं खुद नशे के आदी होते हैं, तो उनका जो होता है वो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होता है। तो सबसे जो बेस्ट पेरेंटिंग है वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है, कि अपने बच्चों को जीवन का, जब से वो सोचने समझने लायक होते हैं तब से उनको हर चीज में इन्वॉल्व करना, उनके राय को पहले रखना। और फिर अगर हो सकता है बच्चे बहुत टाइम गलत डिसीजन लेते हैं, तो कम से कम जब आप उनके डिसीजन को सुनोगे तो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। फिर जब माता पिता उनको बताते हैं कि अगर तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ऐसा करोगे तो इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज द बेस्ट पेरेंटिंग। मैं अपने बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, कि आप इस तरीके की पेरेंटिंग करिए, ठीक है। दूसरा चीज जो हमने बोला कि सेक्रीफाइस करना, हाँ, तो यस। आजकल के माता पिता बोलते हैं कि हम क्यों करें, हमारी लाइफ नहीं है। तो क्या आपकी लाइफ आपके बच्चे से अलग है? अभी सोचो कि आपके पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया। कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये सही बात है कि एक साइंटिस्ट थे, उनका है कि उनका 2 लाख का पैकेज है पर मंथ, गुजरात की है, 2 लाख का पैकेज है पर मंथ। लेकिन उन्होंने जब देखा कि कहीं ना कहीं, जब उनका बच्चा 3 साल का हुआ तो देखा कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना है। वो इतनी डेडिकेटेड महिला थी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और उनका होम स्कूलिंग शुरू किया, वो बच्चे का होम स्कूलिंग शुरू किया। ये 10 साल पहले की बात है। वो बच्चे होम स्कूलिंग मतलब सुबह से वॉक कराने से ले जाने तक, शाम को सोने तक बच्चे के साथ प्रॉपर वे में वो माँ रह रही है, उसका टीचिंग, उसका गेमिंग, सारा चीज माँ कर रही है। और मतलब हर प्रकार की ट्रेनिंग दे रही है।
हाँ, और आज वो बच्चे को देखोगे ना तो कहोगे कि वाह, मतलब वो 10 बच्चों में एक बच्चा अकेला दिखता है, बहुत यूनिक चाइल्ड है, वो इतना अच्छा मंत्रोच्चारण करता है, जबकि उसमें प्रॉब्लम था, लोग बोले, डॉक्टर्स बोले कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मदर का इतना ज्यादा डेडिकेशन था उस बच्चे के लिए, वो मतलब कि बहुत, वो हर चीज को इतना शांति से, इतने अच्छे से करता है। तो कहीं ना कहीं वो मदर का सेक्रीफाइस है ना। और ये भी होता है कि अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है। फिर बच्चा जब आपको टाइम चाहिए होगा तो बच्चा भी कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। यू गॉट इट। जो बच्चा पेरेंट्स के हमेशा। बीच में, यस मैम, हाँ बोलो। जो पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो अपना कर लेते हैं, उनका अपना ईगो सेटिस्फाई होता है, अलग तरह के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं उनके अंदर, वो लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उसमें वो छोटे छोटे जो 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, बहुत सारे मूवीज में भी ऐसे सीन दिखाया जाता है कि बच्चों के ऊपर डर जाते हैं, इफेक्ट पड़ता है, तो उससे भी बच्चों के, और ये सब इफेक्ट शायद बाद में दिखते हैं जब वो बड़े होते हैं, उनके बिहेवियर्स में दिखते हैं, तो इसमें किस किस तरीके के इफेक्ट है, और अगर ऐसे इश्यूज भी हैं तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को कि कैसे सॉल्व करें और बच्चों को कैसे उससे दूर रखें? हाँ, देखो, जो आपने बोला कि जो पेरेंट्स का जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, माँ चाहती है कि बच्चा मेरे हिसाब से चले और फादर चाहता है कि बच्चा हमारे हिसाब से चले, मतलब मल्टी डायमेंशनल पेरेंटिंग। हाँ, और नानी चाहती है कि बच्चा मेरे हिसाब से चले, दादी चाहती है कि बच्चा मेरे हिसाब से चले। तो प्रॉब्लम किसका हो रहा है? प्रॉब्लम तो बच्चे का हो रहा है ना। हाँ। बच्चा अपने हिसाब से चलना ही भूल जाता है। लेकिन जब फिर वही बच्चा जब बाहर जाता है, जब सोसाइटी में देखता है तो कहता है तब मैं अपने हिसाब से क्यों ना चलूं, मैं आज तक बहुत चल लिया सबके हिसाब से, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ठीक है। हाँ, तो फिर अपने हिसाब से चलने, और दूसरा चीज क्या होता है, बच्चे बोलते हैं मतलब जब वो बड़े होते हैं 12th क्लास या ग्रेजुएशन में, शादी तो कभी नहीं करूंगा मैं तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊंगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मैम मुझे शादी नहीं करना। क्यों भाई शादी क्यों नहीं करना? अरे शादी करके क्या होता है, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा, मम्मी पापा में तो कभी बनते ही नहीं है। मम्मी कहती है पापा को कि आप ये अपने आप अंदर इम्प्रूव करो, पापा कहते हैं तुम ये इम्प्रूव करो, तुम ऐसे ड्रेसेस पहनो, तुम इनसे बात करना बंद करो, बंद कर दो। तो जिंदगी तो एक बार मिलती है ना मैम, बार बार तो मिलती नहीं है। तो हम क्यों दूसरों के हिसाब से चले? हम भी शादी करेंगे, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, फिर हमारे भी बच्चे होंगे, मतलब इस तरीके का थिंकिंग है। आज बहुत सारे बच्चों को देखोगे कि कहीं ना कहीं बच्चे एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। एक एक गर्लफ्रेंड नहीं है, दो दो गर्लफ्रेंड्स है, तीन तीन गर्लफ्रेंड्स है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, तीन तीन गर्लफ्रेंड है, वो उनके साथ बहुत सारे रिलेशंस में रहते हैं, लेकिन उनको शादी नहीं करना। कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट होगा। यस मैम। तो जो आपने बोला कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो एक होता है ना, जब मकान बनता है तो उसका नींव जो होता है, वो नींव बहुत मायने रखता है। उस नींव की पूजा करी जाती है, उस नींव को बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो तो मकान है, और यहाँ पे तो एक जीता जागता इंसान है। जीते जागते इंसान के साथ आप क्या कर रहे हैं? उसका नींव तो आप बना ही नहीं रहे हैं। तो वो कहाँ स्टैंड करेगा? ये बताओ, वो कहाँ स्टैंड करेगा? उसका नींव तो तब बनता ना, जब, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आर्गुमेंट्स जब बच्चा नहीं रहता है तब आर्गुमेंट्स करो ना। मैंने सेक्रीफाइस इसीलिए बोला, बच्चा नहीं रहता है तब अपनी बातों का आप डिस्कशन करो, तब सारी चीजों का क्लियरेंस करो। जरूरी है कि आप बच्चों के सामने ही करोगे? और हद तो तब हो जाती है जो झगड़ा करते करते लोग आइसोलेट और डाइवोर्स तक की कंडीशन में चले जाते हैं। तो जब बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, वो लड़ाई झगड़ा देख रहा है, माता पिता का अलग अलग करियर है वो देख रहा है, वो तो एसोसिएशन देख ही नहीं रहा है, वो तो प्यार देख ही नहीं रहा है, वो समर्पण देख ही नहीं रहा है। उसको जो स्टोरीज उस समय जो सुनानी थी, पहले लोग संगीत सुनाते थे, घर में बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती थी, मोरल वैल्यूज होते थे, तो वो सब तो अभी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो जब नींव ही खराब है
तो आगे हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, फैमिली बहुत ज्यादा बच्चों पे ध्यान देती है और वो बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छा। अनम्यूट कर लीजिए मैम खुद को। कि आप, ठीक है, अगर बच्चा अभी से भी शुरू कर दीजिए, अब जितना मिस्टेक पहले हुआ ठीक है, उसको उसको छोड़ो, अपना ईगो साइड में रखो, पहले अपने बच्चे को देखो, क्योंकि बच्चा, माता पिता बच्चे के लिए आईना होते हैं। हाँ, बच्चा अपना चेहरा देखता है उसमें, दुनिया बोले तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अगर माता पिता बोलते नहीं बेटे आप कर सकते हो, तो वो बच्चा बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जस्ट लाइक एक स्टोरी हमने भी सुनी, तुमने भी सुनी, थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया। उनके स्कूल में बोल दिया गया, वो एक लेटर लिख के पैकेट में डाला गया कि तुम नहीं पढ़ सकते, माँ निकाली तो माँ कभी उस बच्चे को नहीं बताई कि लेटर में क्या लिखा है। आफ्टर माँ की डेथ के वो सर्च करते हैं, जब उनको मिलता है वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं ओके। मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि छोटे इश्यूज, इससे पहले जब हमारा सेशन 10 मिनट से लेट से स्टार्ट हुआ था तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं थोड़े से, या इंटरनेट प्रॉब्लम, ऑनलाइन शो हो रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यही मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन प्रॉब्लम आते हैं सो उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज ऑनलाइन शो है और नेटवर्क या मौसम किसी का भी छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ सपोर्ट करके देखें क्योंकि इन्फॉर्मेशन से आपके लिए बहुत जरूरी है। यस मैम, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच था, प्लीज उस वर्ड को आप कंप्लीट करेंगे जो लास्ट में अभी आपने बोला। लास्ट में मैं यही बोली, जैसे अभी थॉमस एल्वा एडिसन का मैंने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ, वो तो बाद में उनका लेटर तक का बात क्लियर आया था। हाँ, लेटर तक के बाद का ये था कि वो बच्चा जब माँ की डेथ के बाद जब थॉमस एल्वा एडिसन सारी चीजों को सर्च करते हैं तो उनको वो लेटर मिलता है, उसमें लिखा है कि आपका बच्चे का बुद्धि कम है, वो तो कर ही नहीं पाएगा, और तब तक वो साइंटिस्ट बन चुके होते हैं। तो अगर पेरेंट्स का बच्चों पे विश्वास है तो बच्चों का खुद पे विश्वास है। बच्चा अपनी शक्ल देखता है अपने माता पिता के चेहरे में, सो माता पिता को ये चीज नहीं भूलना चाहिए। और एक चीज मैं इसमें जरूर मेंशन करूंगी कि आप माँ यशोदा को देख लो, कितनी ब्यूटीफुल पेरेंटिंग थी उनकी। उनके घर में छड़ी भी रहती थी और बांधने वाली रस्सी भी रहती थी, उनके घर में सारी चीजें रहती थी, लेकिन आप कभी ये नहीं देखोगे, किसी भी पिक्चर में ये नहीं देखोगे कि कभी यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को बहुत पीटा हो। तो ये पेरेंटिंग होती है, जहां स्ट्रिक्ट होना है वहां होइए, और लेकिन इतने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए, चीजों को दिखा के वो उनको डराती थी और उनको कंट्रोल करती थी, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, और कितना ज्यादा समर्पण किया उनके साथ। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेरेंटिंग है। आप शिवाजी की मदर को ले लो, सिंस चाइल्डहुड उन्होंने उनको कितने इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाई, और उसका ये परिणाम मिला, उनकी ट्रेनिंग का परिणाम मिला कि शिवाजी कितने महान शासक बने। एग्जैक्टली मैम। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा और आई होप कि सीआरओ केयर के कैंपेन के माध्यम से और डॉक्टर प्रीति मैम के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज मिले होंगे। लास्ट क्वेश्चन है मैम, बच्चे अपने पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स, अब इंसान गलतियों का पुतला है और बच्चों से अब पता नहीं किस बिहेवियर की वजह से कौन कौन सी गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बताते नहीं बल्कि उसको छुपाते हैं और बता पाते ही नहीं है। तो ऐसा, और इसकी वजह से वो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर एक एक्सट्रीम आता है जहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है लेकिन बहुत लेट हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं बता पाता, और वैसे बच्चों के लिए वैसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? हाँ, देखो, पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनके अंदर फियर होता है कि अगर हम बताएंगे, बच्चा कभी छोटा सा भी मिस्टेक करके आया होगा तो अपने बच्चा नहीं बताया और किसी और के माध्यम से पता चल गया,
क्या होता है, उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलना शुरू होता है, वर्बल पनिशमेंट मिलना शुरू होता है, उसको इतना नेगेटिव बोला जाता है कि एक टाइम के बाद वो अपनी मिस्टेक्स को और अपनी चीजों को छुपाने लगता है। वो डरता है कि मुझे ये चीज मैंने कर दिया, अब क्या होगा, और डर डर के वो अपनी चीजों को खुद ही बढ़ा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे माता पिता बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आजकल जो बाहर का माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। अगर बच्चे कम उम्र में ही नशा कर रहे हैं, वो स्कूल बंक करके मूवीज देखने जा रहे हैं या गलत दोस्तों की संगति में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का असर उन पे भी पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया कि जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है, बच्चा जब भी स्कूल से घर आता है, आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों के साथ, मतलब बचपन से ही माता पिता को बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आपका फ्रेंड क्या कैसा है, उसके घर में क्या होता है। और अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बच्चों को एज अ फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आपको उसको बहुत मारना पीटना, ठीक है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन गलती जो हो चुकी है तो अब उस गलती के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ना देना या बोलना सही नहीं है। इवन उसको समझाना जरूरी है। गलती तो अभी अभी यही चीज पेरेंट्स से पूछोगे कि क्या आपके चाइल्डहुड में कोई मिस्टेक नहीं हुआ था, उनसे भी बहुत मिस्टेक हुआ था, लेकिन वो अपनी मिस्टेक को भूल जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना बहुत जरूरी है। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ, अगर 99% पेरेंटिंग है तो 1% बच्चा भी है, बच्चे को भी ये गट्स होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने माता पिता को बताऊंगा चाहे जो भी हो। क्योंकि एक एज के बाद समझ में आता है सर्वेश कि मेरा फ्रेंड गलत था, काश मैं पहले ही अपने मम्मी पापा को ये चीज बता दिया होता। या ठीक है, मम्मी पापा को नहीं बता रहे हो तो घर में जैसे दादी है या भैया है, कोई भी ऐसा शख्स हो जिससे आप अपनी, आपको लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं, तो जरूरी नहीं कि आप माता पिता से करो, आप अपने दादी से, नानी से, भैया से, दीदी से, किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो जो आपको समझता हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये एक अनम्यूट कर लीजिए मैम खुद को। या ओके। ऑलराइट मैम, अभी आप अपने अपने सेंटर से, न्यूरोलॉजी सेंटर से मैं ज्वाइन किया था, तो आपके पास पेशेंट भी होंगे एंड आपका टाइम भी कीमती है, साथ ही जो दर्शक देख रहे हैं आपका भी टाइम बहुत कीमती है। और हम चाहते हैं सीआरओ केयर के कैंपेन के माध्यम से हम कुछ केयरफुल बातें, कुछ केयर करने लायक बातें आप तक पहुंचा सके, जिसका आप केयर करें। और आज का जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे ये शो था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे आइडियाज आपको पता चले कि आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर पाए। एक चीज तो मैं ये बोलूंगा, कोई भी बच्चा जो होता है वो किसी गुण या किसी दोष के संग पैदा नहीं होता है। जो गुण या दोष उसको मिलते हैं वो इसी समाज के अंदर मिलते हैं। और जैसे आपने बोला मैम कि आईना सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं या उनकी फैमिली होती है, बड़े भाई बहन ये सारे लोग होते हैं। तो जो फैमिली होती है पहला आईना होती है, तो गुण और या दोष जो भी वो बच्चा कैप्चर करता है उसी फैमिली से सबसे पहले करता है, फिर देखो, समाज से करता है। एक Yes. चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी ना कि हर बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता तो वो किसी और चीज में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है। तो पेरेंट्स को शुरू से ही ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की रुचि किस चीज में है, वो क्या चीज में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। ठीक है, कोई कहीं कम है तो कहीं बहुत ज्यादा है, तो उसकी उस कैपेसिटी को समझ के उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। लास्ट में मैं सबको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रीति मैम और सर्वेश पांडे हम दोनों भाई बहन हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। एंड ये शो जो था प्रोफेशनली रखना पड़ता है तो ये हमारे लिए टफ होता है, बट आई एम हैप्पी कि हमारी पेरेंटिंग ऐसे हुई है कि आज हम समाज को इस नजरिए से देख सकते हैं और अवेयरनेस की तरफ काम करें, इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि समाज में बहुत क्लियर पेरेंटिंग होनी जरूरी है, क्लियर माइंडसेट बच्चों का होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में ये बोलूंगा, कोई मैसेज मैम सीआरओ केयर के इस कैंपेन के लिए और हमारे प्रेसिडेंट नवीन शर्मा सर के लिए? हाँ, आपका ये जो सीआरओ का जो कैंपेन है, और मैं देखती हूँ आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हो जो कि बहुत अभी के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये कहूंगी कि आगे भी इस चीज को
करो और समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दो। शायद कोई अगर एक दो लोग भी हमारा ये शो देख के अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हमने किसी का हेल्प किया। तो आप ऐसे ही आगे वर्क करते रहो और ऑल द बेस्ट। मेरी दुआएं तुम लोग के साथ हैं। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं सारे दर्शकों को बोलूंगा कि जो अच्छे पॉइंट आपको लगे उसको नोट करिए, उसको अप्लाई करिए। एक चीज और जरूर हमें बोलूंगा। फीडबैक भी दीजिए सर्विस, हमें फीडबैक भी दीजिए। और दूसरा चीज ये कि अगर आपके अंदर भी कोई क्वेश्चंस है तो तुम कुछ, मेरा ये सजेशन है कि तुम कुछ ऐसा भी रखो कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, अगर वो सॉल्यूशन चाहता है तो वो इस मंच के माध्यम से फिर हम आगे शो रखेंगे कि हम उसमें सॉल्यूशन फोकस्ड बातें बताएंगे। बहुत ये अच्छा मेरा इनिशिएटिव, सजेशन है। बहुत बहुत अच्छा आइडिया मैम। डेफिनेटली जो पूरी टीम है कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की, उससे हम ये डिस्कस करेंगे कि और क्या सॉल्यूशन दे पाएंगे। जैसे कि रविवार को हमने जितने भी ग्राहकों को जो समस्याएं होती हैं तो उनकी समस्याओं को लाइव हम सुनने वाले हैं कि किस किस तरीके से उनके संग ठगी की गई या किसी गलत चीजों के वो शिकार हुए। तो लाइव हम वो शो लेके आ रहे हैं जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी और एडवोकेट उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो ठीक इसी तरह सीआरओ केयर के कैंपेन के माध्यम से हम ये चीज भी करने की कोशिश करेंगे कि उनके प्रश्नों को हम लें और कोई ना कोई एक्सपर्ट जो हमारे सामने हो आपकी तरह के मैम, वो उसका सॉल्यूशन दें। तो बहुत अच्छा आइडिया मैम। डेफिनेटली हम इस पे टीम के साथ बात करके वर्क करना चाहेंगे। एंड थैंक यू मैम कि आप इस शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। आई होप कि आप इसी ओके। तरह समाज में लोगों के लिए बढ़िया करते रहें, बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग मिले। और दर्शकों को बोलूंगा जो अच्छे पॉइंट आपके लिए हैं उसको नोट करिए। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे एक प्रोग्राम के संग और आप तक वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। नवीन शर्मा सर को मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर आपने बहुत बढ़िया कैंपेन स्टार्ट किया कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सीआरओ केयर के कैंपेन में। और ग्राहक बोलेगा कैंपेन, सीआरओ केयर कैंपेन, दोनों कैंपेन बहुत जबरदस्त काम करे पूरे इंडिया के अंदर। ग्राउंड लेवल पे भी सीआरओ केयर की टीम ने बहुत सारे काम किए हैं। आप हमारे पेज को विजिट करके वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा कहना चाहूंगा सभी को और मिलेंगे प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।